आज हम झारखंड की सियासत और समाज से जुड़ी एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसमें आप कह सकती हैं कि एक कानून को अपनी पूरी ताकत तक पहुंचने में 25 साल से ज्यादा लग गए। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो झारखंड के पेसा यानी PESA अधिनियम के बारे में है। ये सीधे सीधे वहां के आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के हक से जुड़ा है। बिल्कुल। और बात यहीं दिलचस्प हो जाती है। केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था 1996 में, लेकिन झारखंड में इसे लागू करने के जो नियम हैं वो अब जाकर 2025 के आखिर में बने हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि इतने साल तक हुआ क्या और इन नए नियमों से ऐसा क्या बदल गया है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। बिल्कुल, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पेसा कानून आखिर है क्या, इसका मूल विचार क्या है और 26 साल के लंबे इंतजार के बाद आए ये नए नियम जमीनी स्तर पर सत्ता के समीकरण को कैसे बदल सकते हैं। हाँ। ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं, बल्कि शासन के एक पूरे मॉडल को बदलने की कोशिश है। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये पैसा PESA आखिर है क्या? मैं सुनती हूँ कि ये सामान्य पंचायती राज से अलग है। कैसे? पेसा का पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। हिंदी में कहें तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम। ओके। इसे खासतौर पर आदिवासी बहुल यानी 5वीं अनुसूची वाले इलाकों के लिए बनाया गया था। और हाँ, आप सही कह रही हैं, ये सामान्य पंचायती राज से बहुत अलग है। इसका मूल मंत्र ही सब कुछ कह देता है। अकन गांव अबुआ राज। अकन गांव अबुआ राज मतलब हमारा गांव हमारा शासन। जी बिल्कुल, हमारा गांव हमारा शासन। सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है भी। देखिए, सामान्य व्यवस्था में पंचायत या मुखिया को अधिकार होते हैं, लेकिन पेसा में असली सुपर पावर ग्राम सभा को दी गई है। ग्राम सभा को? हाँ, और ग्राम सभा का मतलब है गांव का हर वयस्क वोटर। कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरा गांव मिलकर फैसला लेता है। ठीक है, यहीं पर बात को थोड़ा और खोलते हैं। ये सुपर पावर आखिर है क्या? मतलब कागज पर तो कई कानून बहुत शक्तिशाली लगते हैं, असल में ग्राम सभा को क्या अधिकार मिले हैं? जैसे जमीन के मामले में। हाँ, सबसे बड़ा अधिकार जमीन को लेकर ही है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, सड़क हो या बांध, हाँ, अगर गांव की जमीन का अधिग्रहण होना है तो ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। उनके हाँ के बिना सरकार 1 इंच जमीन नहीं ले सकती। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत बड़ा अधिकार लगता है, लेकिन क्या ये वाकई जमीनी हकीकत बन पाएगा? मेरा मतलब, एक तरफ एक छोटी सी ग्राम सभा और दूसरी तरफ कोई बड़ी कंपनी या खुद सरकार। देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या ग्राम सभा का न आखिर में हाँ में नहीं बदलवा दिया जाएगा? और इन नए नियमों की असली परीक्षा भी यहीं होगी। कानूनी तौर पर तो ग्राम सभा का फैसला अंतिम है। उन्हें एक तरह का वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर? जी। इतना ही नहीं, अगर किसी आदिवासी की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है तो ग्राम सभा उसे वापस दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। चुनौती हमेशा से मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की ही रही है। ठीक है, तो जमीन तो बच गई, लेकिन झारखंड की असली पहचान और आय का स्रोत तो जंगल हैं। केंदुपत्ता, महुआ, साल के बीज, इन पर किसका हक होगा? क्या यहाँ भी ग्राम सभा की चलेगी? बिल्कुल, पेसा की आत्मा ही यही है स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का हक हो। अच्छा। महुआ, केंदुपत्ता, लाख जैसी जितनी भी लघु वन उपज है, उनका मालिकाना हक और उन्हें जमा करके बेचने का अधिकार सीधे तौर पर गांव वालों का होगा। तो मतलब वन विभाग या कोई बाहरी ठेकेदार उनकी मर्जी के बिना दखल नहीं दे सकता। और खनिजों का क्या? झारखंड को तो खनिजों का गढ़ भी कहते हैं। बालू, पत्थर, इन पर किसका नियंत्रण होगा? इसमें भी ग्राम सभा को बहुत अहम भूमिका दी गई है। छोटे खनिज जैसे बालू और पत्थर के खनन का पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य कर दी गई है। इस सिफारिश, हाँ, उनकी सिफारिश के बिना कोई लीज जारी ही नहीं हो सकती। इसे ऐसे समझिए कि अब तक गांव के बगल की नदी से जो बालू उठता था, उसका पैसा बाहर के ठेकेदार और शहर में बैठे लोगों की जेब में जाता था। बिल्कुल सही। अब ग्राम सभा तय करेगी कि वो बालू कौन उठाएगा और उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल गांव के स्कूल या सड़क बनाने में होगा। पैसा और पावर दोनों गांव के हाथ में आ गए। आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसका मकसद है। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर भी ग्राम सभा को अधिकार हैं। जैसे गांव में शराब की बिक्री को नियंत्रित करना या उस पर रोक लगाना, अवैध साहूकारी पर लगाम कसना
और गांव के हाट बाजारों का प्रबंधन करना। अच्छा, यहाँ तक कि छोटे मोटे झगड़ों को थाने ले जाने के बजाय ग्राम सभा में ही पारंपरिक तरीके से सुलझाने का भी अधिकार है। एक मिनट, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अगर केंद्र ने 1996 में ही ये कानून बना दिया था जो इतना शक्तिशाली है, तो 25-26 साल तक झारखंड में हुआ क्या? हाँ, ये तो ऐसा है कि आपके पास तिजोरी की चाबी है पर आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। इतनी देर क्यों हुई? यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। देखिए, केंद्र जब कोई कानून बनाता है तो उसे जमीन पर उतारने के लिए राज्यों को अपने हिसाब से विस्तृत नियमावली यानी रूल्स बनाने पड़ते हैं। ओके, रूल्स। जी, उन नियमों में ये साफ लिखा होता है कि कानून की बातों को लागू कैसे किया जाएगा, प्रक्रिया क्या होगी, किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होगी। तो झारखंड ने ये नियम बनाए नहीं? बनाने में 26 साल लग गए। 2022 में एक ड्राफ्ट बना और अब जाकर उसे अंतिम रूप दिया गया है। और वो हुआ है अब 2025 के आखिर में। जी, जानकारी के मुताबिक 23 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने झारखंड पंचायत उपबंध नियमावली 2025 को मंजूरी दी और जनवरी 2026 आते आते ये नियम पूरे राज्य में लागू भी कर दिए गए। तो इन नए नियमों में ऐसा क्या खास है जो पहले नहीं था? क्या ग्राम सभा को कुछ नई ताकतें मिली हैं? हाँ, इसमें कुछ चीजों को बहुत साफ और ठोस बनाया गया है। जैसे अब ग्राम सभा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड यानी जुर्माना लगा सकती है। अच्छा, ये एक बड़ी शक्ति है जो पहले सिर्फ सरकारी विभागों के पास होती थी। और खनिजों को लेकर जो बात हो रही थी उसमें कुछ बदलाव हुआ? उसे और मजबूत किया गया है। अब 5 हेक्टेयर से कम वाले बालू घाटों का पट्टा देने का अधिकार सीधे ग्राम सभा को मिल गया है। अच्छा, तो आप सिर्फ सिफारिश नहीं बल्कि सीधा अधिकार। जी, सीधा अधिकार। इसी तरह गांव के तालाबों और नहरों का प्रबंधन भी पूरी तरह से ग्राम सभा के हाथ में होगा। फैसले अब ब्लॉक ऑफिस से नहीं, गांव के चौपाल से होंगे। ये जानना भी जरूरी है कि ये कानून झारखंड के किन इलाकों पर असर डालेगा। क्या ये पूरे राज्य के लिए है? नहीं, ये केवल 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए है। लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि ये कानून राज्य के लगभग 70% भूभाग को कवर करता है। 70%? जी, झारखंड के 24 में से 13 जिले तो पूरी तरह से इसके दायरे में हैं। 13 जिले, मतलब आधे से ज्यादा राज्य। हाँ, और ये वो जिले हैं जो आदिवासी बहुल हैं, जैसे पूरा का पूरा संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल इसके अंदर आता है। मतलब दुमका साहिबगंज से लेकर चाईबासा तक? हाँ, दुमका साहिबगंज से लेकर जमशेदपुर के पास सरायकेला और चाईबासा तक, और रांची, खूंटी, गुमला जैसे इलाकों तक इसका असर बहुत व्यापक है। इसके अलावा 3 जिलों के कुछ ब्लॉक भी शामिल हैं। और कौन से इलाके इसके बाहर हैं? मुख्य रूप से 8 जिले जैसे धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, जो ज्यादातर औद्योगिक या गैर आदिवासी बहुल हैं, वे इसके दायरे से बाहर हैं। ओके। वहाँ सामान्य पंचायती राज व्यवस्था ही लागू रहती है। एक और उलझन जो लोगों को अक्सर होती है वो है पेसा और CNT-SPT एक्ट के बीच। दोनों ही आदिवासियों के अधिकारों की बात करते हैं। इनमें मूल फर्क क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, CNT-SPT एक्ट जो हैं, वो मुख्य रूप से जमीन को बचाने वाले कानून हैं। लैंड प्रोटेक्शन एक्ट्स? जी, उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को ना बेची जाए। वो एक तरह से जमीन पर सुरक्षा कवच का काम करते हैं। और पेसा? जबकि पेसा शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस का कानून है। ये तय करता है कि गांव के बारे में फैसले कौन लेगा, BDOC जैसे अधिकारी या गांव के लोग खुद। तो एक जमीन की सुरक्षा करता है और दूसरा शासन का अधिकार देता है। बिल्कुल, दोनों मिलकर आदिवासी समाज को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो नियम बन गए, लागू हो गए। क्या सब लोग इससे खुश हैं या इन नए नियमों को लेकर कोई असहमति या विवाद भी है? नहीं, पूरी तरह से ऐसा नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि विपक्ष और कुछ आदिवासी संगठनों ने इस पर सवाल उठाए हैं। अच्छा। उनका आरोप है कि दिसंबर 2025 की ये जो नियमावली है वो 1996 के केंद्रीय एक्ट की मूल भावना के खिलाफ है और इसमें ग्राम सभा के अधिकारों को कुछ हद तक सीमित किया गया है। उनका मुख्य तर्क क्या है? मतलब किस बात पे आपत्ति है? उनका कहना है कि जहां केंद्रीय कानून ग्राम सभा को लगभग असीमित अधिकार देता है, वहीं नए नियमों में अधिकारियों को अपील या निरीक्षण करने की शक्ति देकर एक तरह का बैकडोर कंट्रोल रखा गया है। मतलब? मिसाल के तौर पर अगर ग्राम सभा किसी खनन पट्टे को रद्द करती है तो क्या कोई अधिकारी उस फैसले को पलट सकता है? नियमों में इस तरह की जो अस्पष्टता है उस पर ही मुख्य आपत्ति है। मतलब एक हाथ से अधिकार देना और दूसरे हाथ से उसे वापस खींचने की गुंजाइश छोड़ देना। आलोचक इसे इसी तरह से देख रहे हैं। उनका मानना है कि नौकरशाही इतनी आसानी से अपनी ताकत छोड़ना नहीं चाहती।
हालांकि सरकार का पक्ष है कि ये नियम कानून को लागू करने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो इसका असली मतलब क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये है कि झारखंड के आदिवासी गांवों में सत्ता का केंद्र अब ब्लॉक ऑफिस से उठकर गांव के चौपाल पर आ गया है। है। सही बात है। अगर इसे सही नीयत से लागू किया गया तो ये पलायन, जमीन की लूट और यहाँ तक कि नक्सलवाद जैसी समस्याओं की जड़ पर भी चोट कर सकता है, क्योंकि ये समस्याएं अक्सर अधिकारों के हनन से ही पैदा होती हैं। तो ये साफ है कि पेसा नियमावली 2025 के लागू होने से झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में शासन का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, जहां हमारा गांव, हमारा शासन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक कानूनी हकीकत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, इसने शासन की पूरी तस्वीर को बदलने की क्षमता रखी है। अब असली चुनौती इसके सही क्रियान्वयन की होगी, ताकि इसका लाभ हर गांव तक पहुंच सके और ये सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब दशकों पुराने कानून को लागू करने के लिए नए